हेलो क्लास 12th के फैशन स्टडीज के स्टूडेंट्स। आई होप आपने मेरी सारी की सारी वीडियोस देख ली हैं, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज सारे के सारे नोट्स अपने दे दिए हैं, चीट नोट्स भी बच्चों को दे दिए हैं। एक बार उनको प्लीज रिवाइज करो, ढंग से वीडियोस को देखो। और वीडियोस में काफी सारे मैंने क्वेश्चंस भी कवर करवाए हैं, तो उनको प्रॉपरली अपना रिवाइज करते जाओ। सैंपल पेपर भी सॉल्व करवा रही हूँ मैं साइड बाय साइड। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप उन्हीं को ही कर लोगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने सारे सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, आई डोंट थिंक सो कि उससे बाहर कुछ आएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो वही रिपीट हो रहे होते हैं। और अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग रखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, राइट। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वर्कशीट। मैंने जितने भी सैंपल पेपर्स थे पुराने, उनके जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे वो सारे के सारे डाल दिए हैं। सारे क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश करी है। 1 मार्कर क्वेश्चन, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सारे मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। तो चलो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर वर्कशीट के क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विच डेट। कौन सी डेट के दिन ये बायोफ्यूल पॉलिसी अनाउंस हुई है गवर्नमेंट से? 10th अगस्त 2018, 11th अगस्त 2019, 21st अगस्त 2018, 29 अगस्त 2019। तो इसका आंसर क्या होगा? 21st अगस्त 2018। 21st अगस्त होना चाहिए, कभी कभार हो सकता है वो 21st अगस्त 2018 और एक ऑप्शन देते 21st अगस्त 2019। तो कंफ्यूज मत होना, पता चले बच्चे सोचे हम तो आगे का याद कर लेते हैं 21st अगस्त और पीछे का ईयर भूल जाओ, पीछे का मन भूलना 2018, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के काम नहीं आता। प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी बनाने के। तो लाइबर ऑफिस इंप्रेस, गूगल की नोट, ओपन ऑफिस इंप्रेस, एप्पल की नोट। देखो सारे पुराने हैं, बट जो गूगल की नोट है वो प्रेजेंटेशन बनाने के काम में नहीं आता है, ठीक है। वो आपके बेसिकली नोट्स वगैरह बनाने के काम आता है। विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग पैटर्न टू फैब्रिक। अगर आपने एक पैटर्न बनाया है, उसको आपको फैब्रिक पे लेके आना है, तो ऐसा कौन सा टूल है जिसको आप यूज करोगे और आपका जो पैटर्न है वो कपड़े पे आ जाएगा? उसके लिए काम आता है ट्रेसिंग व्हील। बहुत बच्चे क्या करते हैं, टेलर्स चौक के ऊपर टिक लगा के आ जाते हैं, बट बेसिकली टेलर्स चौक आंसर नहीं होता। टेलर चौक आपका क्या काम करता है? आपको पैटर्न बनाना है, आप इजीली फैब्रिक वगैरह पे आप उसको यूज कर सकते हो, टेलर चौक को। बट आपको जब ट्रांसफर करना है पैटर्न को कपड़े के ऊपर, तब आप क्या यूज करते हो? बेस्ट क्या रहता है? ट्रेसिंग व्हील रहता है, ठीक है। प्रत्ये पौत्ते मीन्स, प्रत्ये पौत्ते का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि जैसे कि अवंत कार्ड होता है ना। अवंत कार्ड क्या होता है? जो कि बिल्कुल हाई फैशन होता है, हाई फैशन से भी ऊपर जो आता है, विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग विच इज डिजाइनर्स चॉइस, राइट। दैट कम्स इनटू अवंत कार्ड कैटेगरी। बट हाई फैशन उससे नीचे और प्रत्ये पौत्ते उससे नीचे, जो कि मास ऑडियंस को कवर करता है। तो प्रत्ये पौत्ते इज बेसिकली रेडी टू वेयर कैटेगरी, जहां पे बेसिकली मास ऑडियंस को कवर करते हैं ब्रांड्स, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका आंसर रेडी टू वेयर, ठीक है। Which is the characteristic silhouette of the 1980s of power dress? पावर ड्रेसिंग को शो करने के लिए 1980s का कौन सा करेक्टरिस्टिक सिलुएट है? पैडेड शोल्डर एंड टाइटली बेल्टेड वेस्ट। बिल्कुल हमारी वेस्ट टाइटेड हो और पैडेड शोल्डर हो, वो होता है? या एम्पायर वेस्ट होता है, या फ्लेयर्ड स्कर्ट्स होती हैं, या पेंसिल स्कर्ट्स होती हैं? नहीं। तो पावर ड्रेसिंग शो करने के लिए, पावर ड्रेसिंग 1980s के एरा में शो करने के लिए पैडेड शोल्डर, बिल्कुल स्टिफ शोल्डर और टाइटली बेल्टेड वेस्ट रहती थी, ठीक है। उसी टाइम पे आपके कॉर्ड सेट वगैरह भी काफी ज्यादा चले भी थे, इन फैशन उस समय एरा डेवलप हुआ था। इन पैटर्न मेकिंग द अमाउंट ऑफ सस्पेंशन टेकन बिटवीन द डार्ट लेग्स इज कॉल्ड डार्ट इनटेक डेप्थ, सस्पेंशन अलाउंस या डार्ट फुलनेस। तो बेसिकली एक पैटर्न मेकिंग के टाइम पे द अमाउंट ऑफ सस्पेंशन टेकन बिटवीन द डार्ट लेग्स, दोनों आप जब डार्ट लेग्स लेते हो, राइट, आप क्या करोगे? किसी चीज को अगर आपको बस्ट एरिया में देना है, कहीं पे भी आपको डार्ट बनानी है, तो जो आपका जो दोनों लेग्स को आप जब ऐसे प्रेस करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम? डार्ट इनटेक, क्योंकि आपने डार्ट ले रहे हो आप, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे सस्पेंशन अलाउंस करते हैं, जो कि गलत होता है। आंसर क्या होता है? डार्ट इनटेक, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को याद भी कराने की साइड बाय साइड। विच कॉलर स्टैंड्स अराउंड द नेक। ऐसा कौन सा कॉलर है जो कि आपका बेसिकली आपने देखा होगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलर्स, राइट। आप कोई शर्ट लेने भी जाते हो तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो सकता है पीटर इंग्लैंड कॉलर हो गया, राइट, जैसे आपका स्टैंड अलोन कॉलर हो गया, तो देयर आर फ्लैट कॉलर हो गया। तो बहुत सारे इस टाइप के कॉलर्स आपके मिलते हैं, ठीक है। बट आपका वो कह रहा है स्टैंड अलोंग द नेक, जो कि पूरे नेक पे खड़ा रहे कॉलर, वो कौन सा कॉलर होता है? स्टैंड कॉलर होता है, ठीक है। ज्यादातर मेंस वेयर कैटेगरी में देखने को मिलता है। ऑल्सो गाइस, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, बिकॉज आई होप कि मैं आपको फैशन की काफी ज्यादा जो ग्राउंड लेवल नॉलेज होती है वो मैं देना इस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। आप लोगों ने फैशन करियर लिया है, सो आई एम प्लानिंग की इफ यू आर चूजिंग डिजाइन एज अ करियर और फैशन एज अ करियर, सो एक बार आपको इंसाइट्स देना विच थिंग्स कैन एक्चुअली वर्क, क्योंकि आजकल एआई आ गया, काफी ज्यादा चीजें डेवलप हो गई हैं। तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, कौन से आपको डिजाइन सॉफ्टवेयर आने जरूरी है, कौन सी आपको टेक्निकल नॉलेज जरूरी है, जो कि आपको स्कूल्स अभी नहीं दे रहे हैं, बट आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तो उस पर आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइज, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अब हम काफी ज्यादा फैशन वर्ल्ड के बारे में अब हम बात करने वाले हैं आगे।
हीट सेटिंग, व्हाट इज हीट सेटिंग? हीट सेटिंग इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ फैब्रिक प्रोसेस, कौन से कपड़े में आप हीट सेट करते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, डाइंग, डाइंग के टाइम पे हीट सेटिंग, स्टेबलाइजिंग सिंथेटिक फैब्रिक्स तब करते हो, प्रिंटिंग या ब्लीचिंग। तो देखो, स्टेबलाइजिंग सिंथेटिक फैब्रिक फाइबर्स, इसलिए हीट सेटिंग का मतलब क्या है, जो आपके सिंथेटिक धागे होते हैं, राइट, आप उनको क्या करते हो, हीट प्रेस करते हो, जिससे कि वो आपके क्या हो, क्या होगा, अगर हम धागों को, फाइबर्स को हीट सेट करेंगे तो वो यार्न इजीली बन पाएंगे, राइट। अगर मैं थोड़ा क्लास 11th का टॉपिक है ये हल्का सा, बट मैं हीट सेटिंग का आपको ये बताती हूँ, उसका बेनिफिट ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स को सस्प्रेस करने के लिए होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर? कौन सा है नेचुरल फाइबर? पॉलिएस्टर तो नहीं होता, नाइलॉन भी नहीं होता, कॉटन एंड एक्रेलिक, तो क्या हुआ, कॉटन, कॉटन ये नेचुरल फाइबर। विच मेथड इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट कटिंग मेथड बट सुटेबल फॉर फॉर्मली वोवन फैब्रिक? बहुत बार ये क्वेश्चन आया बच्चों, बहुत बार, ट्रस्ट में, मैंने खुद ये वर्कशीट जब बना रही थी तो मैं देखा, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो फास्टेस्ट कटिंग मेथड है बट सुटेबल फॉर फॉर्मली वोवन फैब्रिक, वोवन फैब्रिक के लिए टियरिंग। तो टियरिंग क्यों? क्योंकि अगर आपके पास, आपने देखा होगा कभी भी, आप कोई दुकानदार को देखा, कपड़े वाले को कपड़ा देगा ना, 1 मीटर कपड़ा तो 2 मीटर, तो क्या करेगा, एकदम फाड़ा, ऐसे हाथ से नापा, 1 मीटर हुआ, फाड़ा और तुरंत दे दिया। ऐसा कैसे? क्योंकि फाड़ना बहुत आसान है। टियरिंग इज नेचुरल फाइबर या वोवन फैब्रिक को इजीली आप फाड़ के दे सकते हो, सिंथेटिक को फाड़ना मुश्किल होता है, बट आप नेचुरल वोवन फैब्रिक को इजीली कटिंग करके दे सकते हो, टियरिंग करके दे सकते हो, और ये बहुत ही फास्टेस्ट मेथड है। विच ऑफ दीज वाज अ मेजर इन्वेंशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट इंक्रीज टेक्सटाइल प्रोडक्शन? टेक्सटाइल प्रोडक्शन बढ़ी है तो उसके लिए कौन सा मेजर इन्वेंशन हुआ है ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? तो भाई पावरलूम। टेक्सटाइल प्रोडक्शन, जितनी आबादी बढ़ रही है, हाथ की हैंडलूम से तो ये पूरी नहीं हो सकती थी, हैंडलूम का तो प्राइस ही इतना महंगा है बच्चों, आपको पता ही होगा। आजकल इक्कत की साड़ियां देखो, किसी भी आप हैंड वोवन देखोगे फैब्रिक, हैंड क्राफ्टेड देखोगे, तो कितना ज्यादा महंगा है, राइट। अगर पावरलूम्स नहीं हो पाते तो आप ये जो इतने सस्ते टी शर्ट्स हैं वो सब हम नहीं ले पाते, राइट। पावर लूम से पहले क्या था, हमारे पास चरखा था जिसपे हम लोग खादी के कपड़े पहनते थे, राइट। तो उसके बाद ये पावर लूम्स आए, सो वी आर एबल टू एक्सप्लोर मोर मोर एंड इतनी मास प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो हम पूरी कर पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं कनॉक्स। कनॉक्स रेफर्स टू एन एम्ब्रॉयडरी स्टिच, एन एंशियंट गारमेंट, a dyeing method, a tool for cutting. So it is an ancient woolen garment, right? अ स्मॉल, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, जो मैंने सैंपल पेपर की वीडियो बनाई है, तो उसमें ये क्वेश्चन भी कितनी बार उन दोनों पेपर में आया गाइस, आई गेस। 13th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ स्मॉल चाइल्ड हेड साइज इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देयर हाइट? पूरी हाइट का, एक बच्चे का जो हेड का साइज होता है कितना होता है, 1/5। पूरी हाइट का कितना होता है, 1/5 होता है। विच टर्म डिस्क्राइब लीनियर डेकोरेटिव ट्रिम इफेक्टिव फॉर स्ट्रेट लाइन? तो ऐसी कौन सी टर्म है जो ये बताएगी कि जो लीनियर डेकोरेटिव ट्रिम, एक बहुत ही डिजाइनर ट्रिम है जो बहुत ही इफेक्टिव है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, तो क्या होगा, रिक रैक। वो कौन सी आपकी ट्रिम होती है, रिक रैक। देखो बहुत टाइप की ट्रिम का बेसिकली क्या मतलब क्या होता है, मुझे इस कपड़े को सुंदर बनाना है तो इस पे कोई लेस लगा दूं, कुछ लगा दूं जो कि बहुत सुंदर लगे। बाजार में बहुत टाइप की लेस आती है, ओपन वर्क ट्रिम आती है, बहुत सारी आती है, पैसेमेंट्री आती है, बहुत सारी आपकी डेकोरेटिव ट्रिम आती है, बट ऐसी कौन सी ट्रिम है, वो ये पूछ रहा है, इफेक्टिव फॉर स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन बहुत इजीली ब्यूटीफुली बनाती है, उसको बोलते हैं रिक रैक ट्रिम, ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉन्टिन्यूअस प्लैकेट इज नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ सिंगल फोल्डेड स्ट्रिप, अ डबल। देखो कॉन्टिन्यूअस प्लैकेट की बात करिए तो यही मेरा दिमाग घूम गया भाई, प्लैकेट का क्वेश्चन जरूर कर लेना। 3 टाइप के प्लैकेट है आपके कोर्स में, कॉन्टिन्यूअस वाला है, बायस वाला है, फोल्डेड वाला है, ये तीनों कर लेना। कॉन्टिन्यूअस प्लैकेट कहाँ पे यूज होता है, स्लीव में होता है, और जब स्लीव में यूज होता है तो हमें क्या चाहिए, बस सिंगल फोल्डेड स्ट्रिप तो चाहिए, तो इसका आंसर यही होगा। अगर आप रिवाइज कर लो प्लीज, प्लैकेट का डायग्राम्स और प्लैकेट की जो मैंने वीडियो बनाई है वो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ट्रस्ट मी, लिख के ले लो, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब 3 ही तो टॉपिक है उसमें, है नेकलाइन, स्लीव्स और प्लैकेट, अगर ये भी छोड़ दोगे तो फिर बहुत ही ज्यादा आप मार्क्स का चांसेस है कि कम मार्क्स मिले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंगल फोल्डेड स्ट्रिप। इसका तो मैं पढ़ भी नहीं रही ऑप्शन, क्योंकि यही आंसर मिल गया है। विच फैशन सेंटर इवॉल्व्ड इनटू अ ग्लोबल फैशन कैपिटल? पेरिस। पेरिस ने अपने आप को बहुत ग्रो किया है और अभी भी ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फैशन, इन टर्म्स ऑफ यू विल से कितने सारे वो अपने फैशन वीक्स निकालता है, फैशन शोज निकालता है, उसकी जो कैपेसिटी एंड डिजाइन को लेके जो उसकी थिंकिंग है, इट हैज बीन वेरी वेरी गुड एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। प्रेत्य वर्सेस हॉट कट्यूर, विच इज मास प्रोड्यूस? तो ऑफकोर्स प्रेत्य क्या होती है, मास प्रोड्यूस होती है। हॉट कट्यूज आ रही है और हाई फैशन। हॉट कट्यूज क्या होते हैं, जैसे आप उर्फी जावेद को देखते हो, वो तो चलो अवंत कार्ड है, समथिंग विच इज वेरी मच आउट ऑफ द बॉक्स, जो अपना दिमाग लगा के कुछ भी कहीं से इंस्पिरेशन लेके बना रही है। बट हॉट कट्यूर इज जो हाई फैशन, ठीक है, जो आपके सेलिब्रिटीज वगैरह। प्रेत्य होते हैं जो मास प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज यूज टू प्रिवेंट कलर ब्लीडिंग ऑफ फैब्रिक टेम्परली? ऐसा कौन सा तरीका है जो कि आपकी जो कलर ब्लीडिंग है फैब्रिक में से वो टेम्परेरी बेसिस पे निकाल लेगा, कौन सा तरीका है? बेकिंग सोडा प्लस विनेगर, सॉल्ट प्लस विनेगर, एमोनिया प्लस वाटर, ब्लीच। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ये क्या, आप मुझे धोबी वगैरह बना रहे हो, बट मैं बताती हूँ एज अ डिजाइनर, मैं भी डिजाइनर हूँ, ये सब चीजें नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डिजाइन इंडस्ट्री में हो, फैशन इंडस्ट्री में हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर कपड़े में से कलर निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है। मैं एक्सपोर्ट हाउस में हूँ ना, कितनी बार कलर ब्लीडिंग होती है, हमें डांट पिटती है कि आपने ऐसा डिजाइन बनाया, देखो कलर ब्लीड हो रहा है। तो यू हैव टू सी दीज थिंग्स ऑल्सो। तो
इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपका कलर ब्लीडिंग हो रहा है तो आप टेम्परेरी बेसिस पे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, सॉल्ट और विनेगर लेकर, ठीक है। सॉल्ट में क्या होता है, एसिड, विनेगर भी आपका एसिडिक, राइट। सॉल्ट आपका बेसिकली सोडियम है एंड विनेगर आपका एसिड है, तो आप जब उसको करते हो तो न्यूट्रलाइज करते हैं, कलर ब्लीडिंग आपकी कम होती है। द रोल लाइन इन अ कॉलर रेफर्स टू, रोल लाइन कॉलर में क्या काम करती है, द सेंटर बैक लाइन, द फोल्ड रोल शेपिंग लाइन एट द कॉलर फ्रंट, द सीम अलाउंस, द मेजरमेंट लाइन। तो फोल्ड लाइन ये क्या होता है, द फोल्ड लाइन ऑफ अ कॉलर उसको बोलते हैं रोल लाइन। जो लाइन आपकी कॉलर की फोल्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, जैसे फोल्ड अगर हो रहा है कॉलर तो उसको क्या हम बोलेंगे, रोल लाइन बोलेंगे। विच स्टिच टाइप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फिनिशिंग नेकलाइन कर्व्स, कौन सी ऐसी स्टिच टाइप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिनिशिंग नेकलाइन कर्व्स। अगर नेकलाइन कर्व्स देने हैं तो क्या है, जिगजैग स्टिचिंग होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, डिफाइन इंटरफेसिंग। भाई इस पे ये अगेन चैप्टर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पहले ही वीडियो में मैंने ब्लैकेट वाले से पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ये डाला है। मैं इन सबके ना लिंक्स दोबारा डाल दूंगी। इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग, ये 3-4 वर्ड्स हैं। इंटरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग, सेल्वेज, अब मैंने समझाया डिटेल में कि हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, तो प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है। डिफाइन इंटरफेसिंग, आंसर इसमें क्या है, इंटरफेसिंग इज एन एडिशनल लेयर ऑफ अ फैब्रिक प्लेस्ड बिटवीन गारमेंट एंड फेसिंग। देखो एक और वर्ड आया है, कंफ्यूज नहीं होना, गारमेंट कपड़ा, कपड़ा और उसकी फेसिंग, फेसिंग मतलब उसके अंदर, उसके बीच में एक लगाया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरफेसिंग, टू प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। इंटरफेसिंग क्यों लगाई जाती है, जैसे कोट के एक अंदर अस्तर होता है और बाहर भी कपड़ा होता है, उसके बीच में लगाया जाता है। फेसिंग होती है जो अंदर की तरफ है, बाहर आपका कपड़ा है, उसके बीच में जो लगा रहे हो वो आप इंटरफेसिंग है। तो वहां पे क्यों लगाया जाता है, टू प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, जिससे कि शेप मिल सके, प्रॉपर सपोर्ट मिल सके, स्ट्रेंथ मिल सके, ठीक है, टू स्पेसिफिक एरियाज लाइक कॉलर एंड कफ्स। तो वो यहाँ पे कॉलर पे भी लगाई जाती है, कफ्स में भी लगाई जाती है, ठीक है। पर्पस ऑफ इंटरलाइनिंग, इंटरलाइनिंग का पर्पस क्या है, इंटरलाइनिंग एड्स वार्मथ, वो क्या देता है, इंटरलाइनिंग आपको गर्माहट देता है, थिकनेस देता है, स्ट्रक्चर देता है, कपड़े को क्या देगा, एक स्ट्रक्चर देगा, इंप्रूव देगा उसका ड्रेप, है ना। इंटरलाइनिंग, इंटरलाइनिंग आपकी गर्माहट के लिए ये होता है, जो कि जैकेट्स वगैरह में आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा सॉफ्ट सा मटेरियल अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो, कोई भी फेसिंग है वो लगाई तो इसलिए जाती है कि वो कपड़े को स्ट्रेंथ दे, है ना, स्ट्रक्चर दे, पर वार्मथ एंड थिकनेस आपका इंटरलाइनिंग देता है, ठीक है। ओवरऑल अपीयरेंस बढ़ाता है और इंसुलेशन मतलब गर्माहट देता है। डिफाइन सिल्वेज, सिल्वेज क्या होता है, सिल्वेज इज द टाइटली वोवन फिनिश्ड एज ऑफ अ फैब्रिक। कोई कपड़ा अगर लूम पे चल रहा है तो जो कपड़ा उसके बिल्कुल आपके वॉर्प के साथ साथ चलता जा रहा है, बिल्कुल एंडलेस, राइट, वो आपका क्या हो गया, सिल्वेज हो गया। जो कि कोई भी वोवन कपड़ा होगा, है ना, बुना हुआ कपड़ा होगा, उसका जो फिनिश्ड एज है, जो उसका किनारा होगा, ऑफ अ फैब्रिक रनिंग पैरेलल टू द वॉर्प, मतलब जो आपने देखा होगा लूम पे धागे वॉर्प में लगे होते हैं, वेफ्ट ए से जा रहा होता है, तो जो वॉर्प के साथ साथ जो किनारा लूम पे चल रहा है, बिल्कुल फिनिश्ड एज है, वो क्या आता है आपका सेल्वेज। सेल्वेज इज ऑलवेज पैरेलल टू द वॉर्प, ये भी एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ठीक है। What is power dressing? Power dressing क्या होता है? Power dressing refers to the structured professional clothing designed to convey confidence. Basically power dressing मतलब आपने आजकल देखा एक जॉब निकल रही है पर्सनल स्टाइलिंग की, इमेज कंसल्टेंट की, काम क्या करता है, पावर ड्रेसिंग। पावर ड्रेसिंग मींस हाउ कैन यू इंक्रीज योर ऑरा इन द रूम, मैं इस तरीके से भी बोल सकती हूँ, या फिर मैं इसको बोलूँ कि वो आपका ऑरा मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। योर गारमेंट्स आर गिविंग यू कॉन्फिडेंस, योर गारमेंट आर गिविंग यू कि आप प्रोफेशनल लगो, अथॉरिटी मिल रही है, लीडरशिप मिल रही है, राइट। तो उस कपड़े को बोलते हैं पावर ड्रेसिंग, विच इज गिविंग यू पावर। मतलब ये लिखना मत, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। पावर ड्रेसिंग का मतलब क्या है, टू स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल क्लोथिंग, आपको प्रोफेशनल, आप ऑफिस में जा रहे हो, यू आर बिहेविंग प्रॉपर्ली, आपके जो गारमेंट्स है वो प्रॉपर्ली आपकी जॉब को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल क्लोथिंग डिजाइन टू कन्वे कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी एंड लीडरशिप, पॉपुलराइज्ड इन 1980s, 1980s में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। What is a French placket? French placket क्या होता है? A French placket is a folded extension of the garment fabric itself without a separate strip, commonly used in shirts. Shirts के अंदर French placket आगे लगाया जाता है, एक folded होता है, ठीक है, कपड़ा क्या है, folded है itself, कोई उसमें आगे बढ़ा हुआ stripe नहीं है, folded है, और वो shirts में बहुत ज्यादा commonly use किया जाता है। Aim of heat setting, heat setting का क्या aim होता है, ठीक है, मैंने बताया था heat set किया जाता है जिससे कि जो आपके synthetic fibers है, synthetic जो आपके धागे हैं वो properly क्या हो, वो सस्प्रेस हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, बिल्कुल सीधे, अगर वो आपस में कंप्रेस हो जाए प्रॉपर्ली, टू प्रिवेंट श्रिंकेज, जिससे कि जब कपड़ा बन जाएगा तो श्रिंक ना हो। तब वो ऐसे दबेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो उसको हीट प्रेस करके एकदम हमने फिक्स कर दिया, जिससे कि श्रिंकेज ना हो, डिस्ट्रॉशन ना हो और रिंकल ना है। सिंथेटिक कपड़े देखा होगा आपने, एथलीजर है, स्पोर्ट्स वेयर है, उसको कितना भी खींच लो, कुछ भी कर लो, कहीं पे आता है रिंकल, कोई रिंकल नहीं आता उसमें, उसमें कोई रिंकल नहीं आता, क्योंकि वो एकदम हीट प्रेस होकर एकदम टाइट हो गया, प्रॉपर्ली फिट हो गया, उसमें कहीं कोई रिंकल नहीं आएगा। डिफाइन अ प्रत्यय पोते, प्रत्यय पोते मतलब मास प्रोड्यूस गारमेंट है, रेडी टू वेयर है, ये मैं अब दोबारा नहीं समझा रही, चलो दोबारा समझा देती हूँ। प्रत्यय पोते रेफर्स टू रेडी टू वेयर गारमेंट, ठीक है, जो सबके लिए अवेलेबल रहे, ठीक है, स्टैंडर्ड साइजेस में आता है, मतलब अब ऐसा नहीं है ना कि मैं मान लो कोई एक्सट्रीम स्मॉल साइज पहनता है, ठीक है, आजकल तो वैसे XS आता है, अगर कोई उससे भी पतला है, डबल XS है, उस साइज का नहीं आता, बट वो मार्केट तो नहीं बना के देगा उसका कस्टमाइज साइज। कस्टमाइज साइज किस में बनता है, हाई फैशन में, ठीक है, जहां पे मैं बोलूंगी हौते कत्यूर में बनता है, बट प्रत्यय पोते में बनते हैं नहीं बनते, क्योंकि वो क्या करते हैं, रेडी टू वेयर गारमेंट्स बनाता है, ठीक है। टू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर,
ओह! मैंने इसका आंसर ब्लू नहीं किया, कोई बात नहीं। समझ जाना है आंसर ब्लू में है। 2 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जिसका खुद का कोई बिज़नेस हो, जो अपना काम कर रहा है, उसका 2 फंक्शन क्या है? आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़। अगर आपको भी आगे चल के फैशन में बिज़नेस करना है, राइट? या आपको किसी भी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में बिज़नेस करना है, तो क्या करोगे? यू आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ कि मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? बहुत लोग क्या करते हैं, सब्यसाची ये बना रहे हैं, हम भी ये बना देते हैं, बन गए फैशन डिजाइनर। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ मार्केट की रिक्वायरमेंट। सब्यसाची ने उस टाइम में बनाया, तब जाके आज उसका इतना बड़ा बिज़नेस है। आप वही काम जो उसने किया है, अब आप वो करोगे, क्या आप बना पाओगे? यू हैव टू थिंक इट वेरी वाइज़ली। So you identify market opportunities, organize resources to produce innovative fashionable product. अब आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं? पहले रिसोर्सेज नहीं थे, उतने नहीं थे। उनके पास जब रिसोर्सेज थे, उन्होंने उस टाइप से काम किया। एज अ डिजाइनर, इफ यू आर गोइंग इनटू प्रोडक्ट कैटेगरी, इफ यू, तो आजकल की डिमांड क्या है, आजकल की ऑडियंस क्या है, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, उस हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। डिफाइन बिटवीन लाइनिंग इंटरलाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटरप्रेन्योर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको ये चीज समझनी भी पड़ेगी, ठीक है। डिफाइन बिटवीन लाइनिंग एंड इंटरलाइनिंग। लाइनिंग इंप्रूव कंफर्ट एंड फिनिश। कपड़े में अगर लाइनिंग डली होगी अंदर, जिसको हम अस्तर बोलते हैं, वो कंफर्टेबल देता है, राइट? स्कर्ट्स के नीचे होती है, शर्ट्स के अंदर होती है, कंफर्ट देता है, फिनिशिंग देता है। वाइल इंटरलाइनिंग प्रोवाइड्स वार्म शेप एंड इंसुलेशन। इंटरलाइनिंग जो होती है वो आपकी फेसिंग, जो अंदर कपड़ा है, लाइनिंग होगी, और जो बाहर है उसके बीच में आपके, जैसे कि मैंने बोला, आपकी मोटी जो जैकेट्स होती है उसमें क्या करते हैं, बाहर का कपड़ा अंदर के कपड़े बीच के अंदर भरते हैं मटेरियल। तो वो क्यों? जिससे गर्माहट मिले, शेप मिले, इंसुलेशन मिले। तो इंटरलाइनिंग प्रोवाइड्स वार्मथ। इंटरलाइनिंग का मतलब यही है, इंटर दी लाइनिंग, और लाइनिंग आपका वही है कंफर्ट और फिनिश के लिए। व्हाट इज अ बायस बाइंडिंग एंड इट्स यूज? बायस का क्या यूज होता है? बायस बाइंडिंग इज अ स्ट्राइप कट ऑन अ बायस ग्रेन। पता होगा बायस का मतलब, पता है ना आपको? डायगनली आपकी जो ग्रेन जा रही होती है, ग्रेन लाइन जाती है, बायस ग्रेन जा रही होती है, उस कट को कट करना। और उसका यूज क्या है? टू फिनिश कर्व्ड एजेस नीटली ड्यू टू स्ट्रेचेबिलिटी। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, जब आप किसी भी कपड़े में बायस देते हो, राइट? जैसे आपको कोई डायगनली कट देना है, आपको कहीं पे डायगनली फॉर एग्जाम्पल आपको बस्ट कट देना है, राइट? तो आप क्या करते हो? बायस बाइंडिंग का यूज करते हो। जहां पे भी आप बायस बाइंडिंग स्ट्रिप को प्रोवाइड करते हो, जैसे गला है, गले में यहाँ पे हमें बायस बायस देना है, तो उस जगह पे आप क्या करोगे? बायस स्ट्रिप को कट करोगे, राइट? डायगनली मतलब बायस ग्रेन की शेप में। बायस स्ट्रिप ऑन बायस ग्रेन का मतलब क्या है? एक बायस की स्ट्रिप कट करेंगे डायगनली, मतलब बायस ग्रेन में, यूज टू फिनिश्ड कर्व्ड एजेस। जहां पे भी हमें कर्व देना होता है, फॉर एग्जांपल मुझे गले पे देना है, या मुझे बस्ट एरिया में देना है ना, या हिप का कॉर्च एरिया है, वहां पे मुझे कर्व देना है, तो उन जगह पे जब आप बायस को यूज करोगे तो आपका क्या होना चाहिए? कर्व प्रॉपर्ली आना चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस वॉब प्लैकेट विद अ नीड स्टेप्स। तो देखो, इसमें आप आपसे मांगे ना मांगे बच्चों, प्लीज डायग्राम जरूर बनाना। सिंपल से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि आपका जो कॉन्टिन्यूअस वॉब प्लैकेट इज कॉमनली यूज इन चिल्ड्रंस गारमेंट्स, स्लीव्स वेयर एंड ओपनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ईज। तो कॉन्टिन्यूअस प्लैकेट का मतलब वो स्लीव्स के बारे में बात कर रहा है। आई होप आपको उसके स्टेप्स पता होंगे। नहीं पता है तो आई वांट यू टू वॉच। आपको स्ट्रिक्टली मैम कह रही है, आप प्लीज वो वीडियो वॉच करो जो मैम ने नेकलाइन की मैंने अपने चैनल पे डाली है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ। स्ट्रिक्टली उसको वॉच करो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, प्लैकेट नेकलाइन इंटरलाइनिंग की वीडियो। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। वट डिस्क्राइब द मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन चिल्ड्रन वेयर फैशन। ठीक है, क्या चिल्ड्रन वेयर, जो बच्चों का किड्स वेयर सेक्शन है, तो उसका जो फैशन का मेजर इन्फ्लुएंस क्या रहता है? पहला तो ये रहता है कंफर्ट एंड फंक्शनैलिटी। बच्चों की कैटेगरी में कितने डिजाइनर्स हैं जो कि किड्स वेयर के ब्रांड के लिए काम करते हैं? ठीक है, मैं बताऊं, आलिया भट्ट का बहुत फेमस ब्रांड है, मैं नाम भूल रही हूँ शायद, मदर आर्क शायद ऐसे ही करके कुछ है, ठीक है। H&M किड्स है, जारा किड्स है। तो दीज ब्रांड्स ऑल्सो, आजकल किड्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे कि फर्स्ट क्राई हो गया, टाइबर टेबर हो गया। दीज ब्रांड्स आर बेसिकली फोकस ऑन कंफर्ट एंड फंक्शनैलिटी। बच्चे को सबसे पहले कंफर्ट मिलना ही चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता आप कितना डिजाइनर बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे, आप क्या बना रहे हो, कोई फर्क नहीं। डिजाइनर का काम ये नहीं है कि कपड़ा उठाया बना दिया, उसको देखना भी पड़ता है कौन सा फैब्रिक आप ले रहे हो। सो चूज द फैब्रिक वेरी वाइजली। सॉफ्ट फैब्रिक होने चाहिए, इजी क्लोजर्स, मतलब बच्चे का कपड़ा उतारते पे, बंद करने पे उन्हें कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल मतलब ये नहीं आपने एक ऐसा बटन लगा दिया कि वो तो खुल ही नहीं रहा, तो अब बच्चों को पेन हो रहा है उस वजह से, नहीं। क्योंकि बच्चे के लिए जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमें फैब्रिक का ध्यान, इजी क्लोजर का ध्यान, लूज सिलवेट, लूज कपड़े हैं कि नहीं, इन सब चीजों पे ध्यान देना ही पड़ता है। सोशल चेंजेस, इंक्रीज्ड आउटडोर एक्टिविटीज, क्योंकि बच्चों को बाहर की एक्टिव, बाहर जाना, स्कूलिंग रिक्वायर्स ड्यूरेबल एंड प्रैक्टिकल क्लोथिंग। तो हमें सिर्फ यही नहीं कि हमने बहुत सुंदर डिजाइन दे दिया, बहुत अच्छा कट दे दिया, बहुत अच्छा प्रिंट दे दिया, नहीं। टेक्सटाइल वाली का देखते हैं बहुत अच्छा प्रिंट दे दिया, नहीं। आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि बच्चों को कंफर्टेबल है कि नहीं, उसको फिटिंग ढंग से आई है कि नहीं आई है, प्रैक्टिकल क्लोथिंग है कि नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल क्लोथिंग। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एज अ डिजाइनर कभी भी आपको खुद सिलाई मशीन लेके बैठने को कोई नहीं बोलेगा। दिस ट्रस्ट में, ये सिर्फ आपको क्लास 11 12 के लिए ही है। बहुत बच्चों को इस चीज की डाउट आता है कि एज अ डिजाइनर क्या हम दर्जी हैं? नहीं, आप नहीं हो। यू आर अ डिजाइनर। व्हेन यू आर अ डिजाइनर यू शुड हैव अ वेरी ग्रेट नॉलेज व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक यू आर चूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ सिलवेट यू आर चूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ फिटिंग यू आर चूजिंग। कभी भी इंडस्ट्री में कोई आपको मशीन लेके बैठने के नहीं देगा। यू आर नॉट अ टेलर, बट you should have knowledge to tell the tailor what exactly you want. Okay, so what you want you have to tell to the tailor, and for that you have to have very great knowledge.
ठीक है। सो सोशल चेंजेस, इंक्रीज आउटडोर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, है ना, अफोर्डेबल फैशन इन्फ्लुएंस डिजाइन, ठीक है, मैं बोलूंगी अफोर्डेबल, फैशनेबल, अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए अगर आपका हाई एंड मार्केट में नहीं है तो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यूज ऑफ स्ट्रेच फैब्रिक। अगली बार कभी जाओ ना डीएलएफ एवेन्यू, किसी भी मॉल में आप अपने आसपास जाओ, वीटीएस वगैरह जाओ, आप चेक करोगे तो जितने भी किड्स वेयर के ब्रांड होते हैं काफी ज्यादा पेस्टल कलर, सूदिंग कलर, काफी ब्यूटीफुल प्रिंट्स, स्ट्रेचेबल फैब्रिक, इजी केयर, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं कि सोशली डिमांड क्या है, कंफर्ट एंड फंक्शनैलिटी है कि नहीं है, इकोनॉमिकल फैक्टर है कि नहीं है, फैशन ट्रेंड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, मिनी वर्जन ऑफ अडल्ट फैशन का मिनी वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, दीज इन्फ्लुएंस सेफ्टी, कंफर्ट एंड स्टाइल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू प्रिपेयर द फैब्रिक बिफोर कटिंग। तो आपके क्या, आपको कपड़ा लेके, भाई मैंने बोला मेरे लिए ड्रेस बना दो, तो क्या करेगी जल्दी से, ये नहीं कि कपड़ा लिया और उसको कटिंग करके चालू करती है, नहीं, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। सबसे पहले आप क्या करोगे, पेपर लोगे, पहले तो कपड़े को तैयार करोगे, क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग फैब्रिक बिफोर कटिंग एंश्योर्स प्रॉपर फिट एंड फिनिश, प्री शिंकिंग प्रोसेस, पहले आप कपड़े को प्री शिंकिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा कपड़ा बन गया और उसके बाद मुझे टाइट आ रहा है धोने के बाद, नहीं, वो नहीं होना चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, आप जो कपड़ा लोगे उसको प्रॉपर्ली वॉश करोगे, बहुत बार स्टीम करोगे, और उसके बाद ये चेक करोगे कि मैम को फिट आएगा कि नहीं आएगा, मैम को कहीं टाइट तो नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने तो ले लिया मैम के लिए 2 मीटर का कपड़ा और वो श्रिंक हो गया 1 मीटर तो नहीं रहेगा, बट हाँ 1.8 रहेगा, तो मुझे टाइट आ जाए, राइट। तो हमें वो प्री शिंकिंग पहले चेक करनी पड़ती है। स्ट्रेटिंग द ग्रेन, जो उसका ग्रेन है कि ऐसा नहीं है डायगनली भाग तो नहीं रहा कपड़ा, उसको पहले स्ट्रेट करोगे। प्रेसिंग करोगे प्रॉपर, रिमूविंग रिंकल, सारे रिंकल हटाओगे, कोई डिफेक्ट तो नहीं है वो चेक करोगे। लेयरिंग फैब्रिक करेक्टली, तो उसके ऊपर लेयर करोगे जिससे आप कट करोगे कि नहीं, और उसके बाद आप अपना पैटर्न बनाओगे पेपर पे, और फिर इसके ऊपर किसी एक रफ पे ट्राई करोगे मसलिन फैब्रिक पे, और फिर लेके आओगे। आई थिंक ये सारे के सारे स्टेप्स भी मैंने अपनी वीडियोस में ढंग से समझाए हैं, नहीं देखा है जाके देख के आना। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पेरिस एज फैशन सेंटर। इवोल्यूशन ऑफ पेरिस एज फैशन सेंटर की मैं बात करूं तो पेरिस इवॉल्व एज अ फैशन कैपिटल ड्यू टू इट्स रिच कल्चर एंड आर्टिस्टिक बैकग्राउंड। इंडिया में आर्ट को ना इतना ध्यान से नहीं देखा जाता, राइट। आर्टिस्ट भी होगा या कोई आर्ट में बहुत अच्छा होगा, फैशन में बहुत अच्छा होगा, इंटीरियर्स में बहुत अच्छा है, लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं ये सब चीजों को, दे ओनली फोकस ऑन इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग और उन सब चीजों पे। बट पेरिस जैसी जो कंट्रीज होती हैं, इस टाइप की जो कैपिटल्स होती हैं, दे एक्चुअली फोकस ऑन वेरी आर्टिस्टिक थिंग्स। वहां के जो आर्टिस्ट होते हैं तभी वो उतना बियॉन्ड सोच पाते हैं, बिकॉज पीपल पे देम फॉर देयर नॉलेज ऑल्सो, राइट। यहाँ पे क्या है, अगर लाइक मैं भी डिजाइनर हूँ, मर्चेंट हूँ, तो क्या काम करूंगी मैं, अपने एक्सपोर्ट्स में काम कर रही हूँ, अपना डिजाइन पे फोकस करूँ, बट इंटरनली नोबडी अप्रिशिएट देयर आर्टिस्टिक स्किल्स। सो व्हाट आई वांट बेसिकली, दिस इज द मेन रीजन जहाँ पे पेरिस इतना इवॉल्व हुआ है, बिकॉज ऑफ देयर रिच कल्चर एंड आर्टिस्टिक बैकग्राउंड। इन 17th सेंचुरी द फ्रेंच कोर्ट प्रमोटेड लग्जरी टेक्सटाइल्स एंड क्राफ्टमैनशिप। तो वहां पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है लग्जरी टेक्सटाइल्स, लग्जरी का मतलब क्या होता है, हैंड क्राफ्टेड, हाथ से बने हुए कपड़े, बहुत ज्यादा वीविंग टेक्निक्स वगैरह जो होती हैं उनको बहुत सपोर्ट करती है, क्राफ्टमैनशिप को भी। चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ इंट्रोड्यूस्ड हॉट कट्यूर स्टेबलाइजिंग पेरिस एज अ फैशन लीडर। और वो क्या बताती है, चार्ल्स फ्रेडरिक क्या बताते हैं कि जो हॉट कट्यूर का जो हाई फैशन का ट्रेंड है उसने स्टेबलाइज किया एज अ फैशन लीडर। वहां पे क्या किया चार्ल्स फ्रेडरिक ने, उसको बहुत प्रमोट किया हाई फैशन को पेरिस में, ठीक है। फैशन हाउसेस सेट सीजनल ट्रेंड फॉलोड वर्ल्ड वाइड, कि किसी ने तो ये ट्रेंड सेट करा ही होगा ना कि हमें साल में 4 कलेक्शन निकालना है। आपको पता है ना कि साल में 4 कलेक्शन निकलता है, जैसे समर का कलेक्शन, विंटर का कलेक्शन, प्री विंटर भी निकलता है, एंड देन देयर इज योर स्प्रिंग कलेक्शन ऑल्सो। तो ये 4 आते हैं, जैसे ऑटम विंटर हो गया, ये इस टाइप से कलेक्शन। पर किसने सेट किया, पेरिस ने सेट किया, राइट। सो पेरिस इज द फैशन वीक गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। वहां के जो फैशन वीक्स है उनको इंटरनेशनली लोग फॉलो करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन आर्ट, डिजाइन एंड क्राफ्टमैनशिप। आर्ट को, डिजाइन को और क्राफ्टमैनशिप के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं जहां पे भी ट्रैवल करती हूँ वहां की भी अब वीडियोस बनाना चालू करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे ऐसे ऐसे क्राफ्ट है जो कि अभी तक स्कूल्स तो नहीं देंगे नॉलेज, और कॉलेज भी नहीं देते, कॉलेज भी ऐसे आजकल नहीं दे रहे हैं। सो इफ यू विल गो देयर एंड आपको वहां से एक एक चीज देखने को मिलेंगी, सो दैट इफ यू वांटेड टू बिकम अ डिजाइनर इन नॉट इन फैशन और मे बी टेक्सटाइल्स और मे बी इंटीरियर, किसी भी फील्ड में एंड आर्टिस्टिक नॉलेज को बढ़ाना चाहोगे तो आप एटलीस्ट देख पाओगे कि क्या क्या एक्चुअली इंडिया में हो रहा है। तो आई विल ट्राई टू गिव दोस थिंग्स ऑल्सो एज मच एज आई कैन। थर्स पेरिस बिकेम अ ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन लग्जरी एंड couture फैशन, ठीक है। एक्सप्लेन 3 methods of cutting fabric and give examples, ठीक है। कटिंग ऑन प्रोमिनेंट लाइंस, फैब्रिक इज कट डायरेक्टली। 3 मेथड्स ऑफ कटिंग फैब्रिक आपको पता होगा, टीयरिंग मेथड बता देना, फास्टेस्ट मेथड होता है ना, बहुत जल्दी वोवन फैब्रिक हो जाता है। दूसरा ट्रेसिंग मेथड, वो बता सकते हो। थ्रेड मेथड बता सकते हो, थ्रेड रख के आप कैसे कटिंग करते हो। और कटिंग ऑन प्रोमिनेंट लाइंस, पहले फैब्रिक को कट डायरेक्टली अलोंग द प्रिंटेड और वोवन लाइंस पे कट कर लो, सुटेबल फॉर चेक्स एंड प्लैट। ये भी मैंने आपको ढंग से बताया, एक बार इसको पढ़ लेना, बुक से भी ये पढ़ लेना कि कौन कौन से आपके कटिंग के मेथड्स होते हैं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ क्लासिक मेंस शर्ट एंड एक्सप्लेन हाउ पैटर्न ड्राफ्टिंग डिफर्स। क्या फीचर्स होते हैं क्लासिक मेन की शर्ट में क्या फीचर्स होते हैं और वो कैसे डिफरेंट होती है पैटर्न ड्राफ्टिंग से। मतलब फीचर्स देखने मिलते हैं, फ्रंट बटन ओपनिंग होती है, कॉलर होता है, स्लीव्स होती हैं कफ्स के साथ, चेस्ट पॉकेट, हमें चेस्ट में पॉकेट देखने को मिलती है, स्ट्रेट हेमलाइन देखने को मिलती है, ठीक है। पैटर्न ड्राफ्टिंग क्या डिफरेंस होती है, पैटर्न ड्राफ्टिंग की बात करूं तो पैटर्न ड्राफ्टिंग का डिफरेंस है, मेन शर्ट हैव लेस शेपिंग देन वुमेन गारमेंट्स। वुमेन के, लेडीज के जो कपड़े होते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पैटर्न्स के साथ खेला जाता
है, आपने देखा होगा कहीं कमर पे से पतला है, बस्ट एरिया में से पकड़ा है, काफी सारा डिफरेंट स्टाइलिंग करी जाती है पैटर्न में। पर मेंस के ज्यादातर सिंपल होते हैं, उसमें लेस शेपिंग होती है, मिनिमल डार्ट, बहुत कम डार्ट होती है, क्योंकि मेंस काफी कंफर्टेबल और लूज कपड़े पहनते हैं या ओवर साइज भी पहनते हैं। इज एडेड फॉर कंफर्ट एंड मूवमेंट। ईज बहुत ज्यादा आपने देखी भी होगी, पापा की या कोई भी दादा की भी अगर आप शर्ट वगैरह देखोगे तो उनमें इतनी इतनी 2-3 इंच की ईज होती है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल कपड़े दिए जाते हैं। मेजरमेंट फोकस ऑन चेस्ट, शोल्डर एंड स्लीव। कहाँ कहाँ पे मेजर किया जाता है? चेस्ट पे, शोल्डर पे एंड स्लीव्स पे, ठीक है। तो मेंस की शर्ट काफी कंफर्ट, स्ट्रक्चर और ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि मेंस आपने देखेंगे इतना ज्यादा शॉप भी नहीं करते जितना वुमेन करती है, राइट। तो जब मेंस इतना ज्यादा शॉप करते हैं तो दे मोस्टली फोकस ऑन कि मैं एक कपड़ा लूं बट काफी ज्यादा टाइम तक चले, तो ड्यूरेबिलिटी को भी बहुत ध्यान में रखते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरफेसिंग इंटरलाइनिंग इन गारमेंट। तो इंटरफेसिंग इंटरलाइनिंग में क्या डिफरेंस होता है, अंडरलाइन में क्या डिफरेंस होता है, हजार बार करोड़ों बार मैं समझा चुकी हूँ, प्लीज जाके देख लेना। मुझे इतनी बार बोलना पड़ रहा है, जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। क्या चाहते हो क्या मैं समझाऊँ? मतलब उस वीडियो में ढंग से समझा चुकी हूँ मैं, बट दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। इंटरफेसिंग इज प्लेस बिटवीन द गारमेंट एंड फेसिंग टू स्ट्रेंथन कॉलर, ठीक है। कपड़े और फेसिंग के बीच में इंटरफेसिंग लगाई जाती है, इंटरलाइनिंग गर्माहट देने के लिए होती है, जैसे आपके मोटे जैकेट्स कोट्स वगैरह में दी जाती है, ठीक है। मैंने अभी शॉर्ट में समझाया है, पूरी वीडियो देख लेना। डिस्क्राइब द, उसमें इतने प्यार से समझाया ना कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, अंडरलाइनिंग, फेसिंग, इंटरलाइनिंग हमेशा याद रहेगा। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पावर ड्रेसिंग। पावर ड्रेसिंग का मतलब क्या? कॉन्फिडेंस बढ़ाना, अथॉरिटी बढ़ाना। आप ड्रेसिंग की बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। अभी आप स्टूडेंट्स हो, अभी आपके पास हैंडफुल ऑफ मनी ही होंगे, ज्यादा मनी नहीं होंगे, ठीक है। तो व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग यू विल अंडरस्टैंड कि आप जो कपड़े पहनते हो वो ज्यादा शो करते हैं व्हाट इज योर डेजिग्नेशन एंड व्हाट एक्चुअली यू आर वर्किंग। सो क्लोथिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एनी हाउ it plays a very important factor about your status in society, and more of not status but about yourself, how you feel and your own personal aura. सो मैं यहाँ पे बोलूंगी पावर ड्रेसिंग वही है, स्ट्रक्चर सिल्वर रखना, पैडेड शोल्डर्स, शार्प टेलरिंग, ठीक है। शार्प टेलरिंग रखना, न्यूट्रल एंड डार्क कलर ज्यादातर होते हैं, ये नहीं कि एकदम चंकी कलर्स आप पहन लो, है ना। बट इट्स नॉट अबाउट, वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप का आपका ड्रेसिंग स्टाइल है। और ये कहाँ पे कब फेमस था? 1980s में बहुत फेमस था, राइट। तो आई थिंक मैंने अपने सारे हाँ, मिनिमल एसेसरीज भी ऐड कर लो। इट बिकेम्स पॉपुलर इन 1980s टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ एंड प्रोफेशनलिज्म स्पेशली फॉर वुमेन, ठीक है। जैसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म और स्ट्रेंथ दिखाई दे। एक्सप्लेन बिटवीन लाइनिंग एंड इंटरलाइनिंग, अब मैं नहीं समझाऊंगी, इंटरलाइनिंग बता चुकी हूँ, गर्माहट के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, लाइनिंग मेड फॉर स्मूथ फैब्रिक्स, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन फैशन इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटरप्रेन्योर का फैशन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं रहेंगे, इतने सारे ब्रांड्स है, बेवकूफ एक बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। और क्या है आपका, मैं बोलूँ कितने आपको, अगर मैं उन डिजाइनर्स लेवल की बात ना करूँ, मैं बात करूँ ब्रांड लाइक मैक्स हो गए, पैंटलून्स हो गया, या फिर मैं मेंस वेयर में भी बात करूंगी, आपका एलिन सोली हो गया, गैप हो गया, बेलेंसियागा हो गया, सो मेनी ब्रांड्स आर देयर। एंड सिंगल हैंडेड भी आपने देखा होगा कि फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इफ यू आर थिंकिंग टू गो इन फैशन इंडस्ट्री, यू आर एट द राइट प्लेस, यू शुड गो, बिकॉज आपकी जॉब तो फॉर श्योर लग जाएगी। ऐसी यही एक इंडस्ट्री है जहां पे जॉब्स तो फॉर श्योर मिल जाती है, बट ओनली थिंग विच बॉदर्स अबाउट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं मिलती है यहाँ पे। क्या सैलरीज बहुत देते बढ़ती है, नहीं तो फैशन इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री फॉर श्योर। एंड इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट योर ओन ब्रांड्स, आपको अपना खुद का आपको ये चाहिए कि आप खुद का ब्रांड ओपन करो, पीपल चाहे वो मेंस वेयर हो, वुमेन्स वेयर हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप इन फैशन इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या ट्रेंड चल रहा है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज, कहाँ से आप कपड़ा बनवाओगे, कहाँ से आप दोगे, टेक फाइनेंशियल रिस्क, आप कितना फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हो। लास्ट ईयर की एक बात है, मैंने कॉलेज में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि आप कितना फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हो। एंड फॉर श्योर मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिससे कि आपको बता सकूं कि अगर आपको आगे चल के एक डिजाइनर लेबल खोलना है या एक फैशन ब्रांड खोलना है, तो आप कितना रिस्क एक्चुअली में चाहिए होता है एक ब्रांड ओपन करने के लिए, और आजकल की जो एडवांसमेंट है उसमें आप अपना कितनी क्विकली ये काम कर सकते हो। बट it's very good, it's a very big industry, but you just need to understand trend, needs, design, product, production, resources, financial risk, employment opportunities, innovations and sustainability. यही सब चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि एक फैशन इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इवन इफ यू आर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, तो एम्प्लॉयमेंट तो आप दोगे, आप अपने नीचे टेलर्स रखोगे या आप अपने नीचे वुमेन्स को एजुकेट करोगे, उनको सिखाओगे कि ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे का, और अपने कारीगर्स को ट्रेन करोगे, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड फैशन डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों की तैयारी शुरू हो गई होगी, अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वीडियोस को सारी देख रहे हो, समझ रहे हो। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।